नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली हमारी तरफ से तैयार है और सामने स्वागत के लिए उपस्थित है व्यालोक जी। तो व्यालोक जी का उसी परंपरागत ढंग से स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी। जी दर्शकों, यूजीसी बहुप्रतीक्षित सुनवाई कल पूरी हो गई, 19 तारीख। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन गाइडलाइंस पर स्टे लगाया था और कल क्या हुआ? सरकार ने अपना पक्ष रखा, सॉलिसिटर जनरल बिल्कुल शांत रहे, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया और यूजीसी की गाइडलाइंस पे स्टे जारी है तब तक जब तक कि अंतिम फैसला नहीं हो जाता। अंतिम फैसला क्या हो सकता है उसका भी अंदाजा सुप्रीम कोर्ट की कल की हियरिंग से साफ साफ दिखाई दे गया। जिन पॉइंट्स पर आपत्तियां थी उन सभी पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करेगा, ये उसने कल साफ कर दिया अपने एक ऑब्जर्वेशन से। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था तब भी मैंने बार बार कहा कि यूजीसी के इन गाइडलाइंस के प्रोविजंस पर मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 पॉइंट पर उसे दोषपूर्ण माना था। पहला, सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात। दूसरा, दुरुपयोग की बात। और तीसरा, अनक्लियरनेस। यही 3 बातें हैं। और अब जबकि लगभग मैं इसे कल अंतिम फैसला ही मानता हूं कि ये गाइडलाइंस नहीं रहेंगी, लेकिन आगे और चिंताएं क्या हैं? क्योंकि इधर बड़ी नकारात्मक चिंताएं भी यूजीसी को लेकर मिली। तमाम लोगों ने उस अपने हिंदुत्व के आवरण को भी तोड़ा, जो कि अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री के लिए बड़े गंदे शब्द भी कहे गए, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और इसी के साथ साथ बहुत एग्रेसिव कैंपेन भी चलाया गया। ये कितना उचित है, कितना नहीं उचित है, सीधे चलते हैं व्यालोक जी के पास। व्यालोक जी, आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट को झुका लिया। खैर, सरकार तो पहले ही लेटी हुई है, क्या कहेंगे आप? आंदोलन ने एकमात्र काम किया कि प्रति आंदोलन को जन्म दे दिया है। जिन दर्शकों श्रोताओं को पता नहीं है, मैं उनको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद प्रेस क्लब में दूसरे पक्ष, अब देखिए क्या दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के बीच ही मुझे पहला पक्ष दूसरा पक्ष कहना पड़ रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य है और इसको कहना पड़ेगा। तो जो तथाकथित पिछड़ी जाति के या बाकी लोग थे, SC ST के, और जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस फैसले से हमें आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा है और तुरंत सुप्रीम कोर्ट को वो सारे फैसले लागू करने चाहिए। मतलब 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो तत्काल प्रभाव से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 19 मार्च को? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि जो नई इक्विटी रेगुलेशंस एक्ट हैं 2026 पर, उस पर उसने सीधे कहा कि अस्पष्ट और विभाजनकारी, जिसको विस्तार से आपने बताया, और उसने कहा कि इसको लागू कीजिए जब तक हम अंतिम फैसला नहीं दे देते हैं। कोर्ट की और राजनीति की भाषा कई बार खास होती है, समझनी चाहिए उसको। राजनीति में जो कहा जाता है वो नहीं कहा जाता, जो नहीं कहा जाता वो कहा जाता है। कोर्ट जो कहती है वो कहती है, लेकिन उसके संकेत बड़े दूर तक जाते हैं। उसने कहा कि फिलहाल रोके रहिए, हम अंतिम फैसला देंगे। अंतिम फैसला क्या देंगे? अंतिम फैसला 2 ही मुद्दों पर अटका हुआ है, जिस पर तथाकथित, अब मैं नाम लूंगा, उन लोगों को सवर्ण भी लिखने नहीं आता है। और सवर्ण अवर्ण क्या होता है भाई? हमारे यहाँ तो सभी लोग सवर्ण ही हैं। ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई, जब कास्ट सिस्टम आया उसके बाद उन लोगों के पास चूंकि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने अवर्ण लिख दिया और उसके बाद आप सवर्ण और अवर्ण करने लगे, अनटचेबल बनाने लगे। खैर, उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। मुख्य मुद्दा यह है कि 2 बातें जो हम लोगों ने भी जिसका विरोध किया था कि भाई कम से कम इसमें झूठी शिकायत पर जो मामला है उस पर दंड का प्रावधान कीजिए। और इसमें एक जो मुद्दा बनाया गया कि ये केवल और केवल सामान्य वर्ग के लड़कों लड़कियों के खिलाफ है, तो ये बात मैं समझ नहीं पाया। मैंने बहुत देखा, उस कानून को पढ़ा, 2012 वाला पढ़ा। क्या इस कानून में ऐसा कहा गया है 2026 वाले में कि सामान्य वर्ग के लड़के लड़कियां जो होंगे वो शिकायत नहीं कर पाएंगे?
अभी कल से एक घटना आ रही है कि एक SC/ST एक्ट की वजह से एक लड़के को किसी लड़की ने कहा कि मेडिकल में मेरी बहन के पीछे बैठो। अब आज की दुनिया में 10 साल पहले ये सब चल रहा था तो समझ में आता है, लेकिन आज जब सैकड़ों तरह के ये हैं, अभी भी पेपर लीक हो जाता है, मैं इस सब से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए जब लड़के ने मना कर दिया तो उसको SC/ST एक्ट लगा दिया, 6 साल उसके बर्बाद हुए, उसके पिता मर गए। कुछ है मामला, जैसे अभी एक मामला सारण का आ रहा है, छपरा का। मैं थोड़ा सा विषयतर जा रहा हूं, लेकिन इसको समझना चाहिए क्योंकि मूल भावना जो है ये हमारे समाज को कितना कमजोर कर रही है उस पर जाना चाहिए। सारण में वहां के बड़े नेता जो हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने कल उस पीड़िता के घर के आगे कॉन्फ्रेंस की है और वहां उन्होंने कहा है कि परिवार ने, पीड़ित परिवार जो है उसने CID से मना कर दिया। उसने कहा कि परिवार की बदनामी हो जाएगी। 8 मिनट का वीडियो है, वो देखना चाहिए दर्शकों। आप लोग गूगल कीजिएगा राजीव प्रताप रूडी ऑन सारण। लेकिन पूरे मामले में क्या हुआ, मैं बार बार कहता हूं, इस क्षण जीवी ट्विटर जीवी समय में थोड़ा सा ठहरिए, देखिए तो कि क्या हुआ है। हुआ ये कि भाई घसीट दिया, मार दिया, कर दिया। पुलिस कह रही है पोस्टमार्टम नहीं, पुलिस के भी कई सारे राग हैं और पुलिस हमारे यहाँ की कितनी सक्षम है वो आप जानते हैं, पहली बार विज्ञप्ति निकली। लेकिन कारण वाले मामले में पुलिस के जो कई सारे अलग 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 स्टैंड रहे ना, उसने बड़ा घातक और बहुत घालमेल किया है। लेकिन उसने तो, पुलिस ने तो नीट वाले छात्रा के साथ भी वही किया। पुलिस हमारे बिहार की सिवाय मुंह सूंघने के अलावा किसी काम की तो रह नहीं गई है। खैर वो एक अलग विषय है, मतलब केवल मुंह सूंघती है, उसके अलावा पुलिस के पास कोई काम नहीं है। और इतना घटिया उनका बर्ताव होता है, इतना घटिया उनका बिहार पुलिस का पूरी प्रक्रिया जो है वो लगेगी आपको आर्काइक है। 17वीं सदी के उनके पास यंत्र हैं, 17वीं सदी की जांच प्रक्रिया है। खैर जो भी है, कल राजीव प्रताप रूडी अगर बैठकर सामने कह रहे हैं और वो खुद उसी समाज से आते हैं, अब फिर मुझे नाम लेना होगा, वो खुद ठाकुर हैं। मेरे लिए ये सब बड़ा, मतलब मेरा गला कोई दबाता है कि ठाकुर बाभन, लेकिन खुद वहां के सांसद, वहां के नेता, वहां के लोग, ठाकुर जाति के लोग जब बोल रहे हैं कि परिवार ने CID से मना किया, क्यों किया साहब? इस पर आप नहीं सोचेंगे? आपने रेल दिया कि भाई ये हो गया, वो हो गया, इसमें UGC है। UGC कभी लागू भी नहीं हुआ है, कुछ हुआ भी नहीं हुआ है। आप हर एक बात के लिए UGC कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात थी इसमें कि OBC छात्रों को भी लाएंगे, ठीक, इस पर स्वर्णों का बड़ा मवाद बहा कि भाई पहले SC/ST थे, अब OBC भी हमारी ये करेंगे, दिक्कत करेंगे। तो भाई इसमें तो दिव्यांगों को भी लाया गया है, इसमें लड़कियों को गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने यह कह दिया कि भाई ये अभी लागू नहीं होगा, ये अस्पष्ट है, अस्पष्ट और विभाजनकारी, तो दुरुपयोग, और ये भी कहा कि इसके दुरुपयोग की आशंका, दुरुपयोग की, तो जाहिर है ना कि इन तीनों पॉइंट पर वो सरकार को चेता रही है और इन तीनों पॉइंट पर सरकार को जवाब देना होगा। कल भी सरकार ने क्या स्टैंड लिया? कोई स्टैंड नहीं लिया, सरकार चुपचाप सुनती रही। और सरकार की अगर इतनी इच्छा होती तो भाई वो दब के कहती ना कि नहीं नहीं सरकार ये तो बहुत जरूरी है। जी, मैं यही सवाल पूछने वाला था। पिछली बार भी जब स्टे लगाया था तब भी सॉलिसिटर जनरल बिल्कुल सुनते रहे, और कल भी सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार सुनती रही। सरकार के सॉलिसिटर जनरल खामोश सुनते रहे, इसको कैसे डिकोड करेंगे आप? सरकार की मंशा को अगर डिकोड करना हो। जी, सरकार की मंशा यही है कि भाई ये पूरा बवाल जो शुरू हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। हाँ, उसने कहा कि आप एक ऐसा रेगुलेशन लाइए, सरकार ने कमेटी बना दी। सरकार की प्रॉब्लम क्या हुई कि सरकारी नुमाइंदे जो थे वो सोए रहे। तथाकथित स्वर्ण समाज के जो उसमें रविशंकर प्रसाद थे, बड़े वकील साहब हैं, जो बांसुरी स्वराज थी, बड़ी वकील साहिबा हैं,
जब ये रेगुलेशंस लिखे जा रहे थे, माननीय दिग्विजय सिंह, जिनका इतिहास भूगोल सबको पता है, और आप अल्पमत में थे, कमिटी में उनके लोग ज्यादा थे, इंदिरा जयसिंह थी, उनके निर्देश पर, उनके कहने पर, उनके उकसावे पर कहिए, एक तरह से ये सारा बवाल शुरू हुआ है। तो सरकार की एकमात्र गलती ये है कि वो सोती रही, उसने वहीं ये सुधार नहीं किया। फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो रायता फैलाने के मास्टर हैं, वो कभी नीट पर रायता फैलाते हैं, कभी इस पर। उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई हम भेदभाव नहीं होने देंगे, आप ब्रह्मा हैं, आप कौन हैं? आपको अगर बयान देना ही था तो आप ये बयान दे देते कि भाई हम सभी पक्षों को देख रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पक्ष ज्यादती का शिकार न हो, या इस तरह का कोई बयान देते, या हम बात करेंगे, हम सरकार से, हम नुमाइंदों से बात करेंगे। अब ये बताइए कि सरकार का स्टैंड इससे क्लियर क्या होगा कि सरकार इसको पुश नहीं कर रही है। जिस एजेंडे को सरकार लाना चाहती है, आप उसको रोक देंगे क्या? SC/ST एक्ट को रिपील कर दिया था और उसको सरकार को लाना था तो संसद से ले आई ना अध्यादेश निकाल के। उस पर एक अलग बहस हो जाएगी कि 45 अपराध जोड़ दिए, फलाने जोड़ दिए। अरे भाई, कानून का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, 80-90% केस फॉल्स हैं, तो इसका क्या मतलब कि कानून बनना बंद थोड़े हो जाएगा, राजनीति थोड़े बंद हो जाएगी। और ये जो मवाद निकल रहा है, ये मवाद दरअसल और कुछ नहीं है, नेतागिरी का है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी देख लीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, कितने बड़े शंकराचार्य हैं, वो देख लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मैं स्वर्ण समाज के तमाम पुरोधाओं से पूछना चाहता हूं, भाई अगर ये सरकार को फंसाने वाली चीज होती तो विपक्ष काहे नहीं सड़क पर है जी? या संसद में ही एक बयान किसी विपक्षी नेता का, जो LPG को मुद्दा बना रहे हैं, जो LPG में मौत दिखाना शुरू कर दी है कि भाई फलाने फौत हो गए, वो एक भी बयान क्यों नहीं दिया गया है? इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये मसला उनके लायक नहीं है। जी हाँ, उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो उसको भली भांति जानते हैं। आप इधर उधर हो रहे हैं, आप डोलड्रम में हैं, वो तो जानते हैं। एक भी बयान किसी विपक्षी ने दिया है? किसी ने नहीं दिया है। तो मैं यही कहूंगा, अभी आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना कहूंगा कि पहले धैर्य रखना सीखें किसी भी चीज पर तुरंत। किरातार्जुनीयम का एक श्लोक है, सहसा विदित न क्रिया, और उसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है, वो फिर अगले इसमें सुनाऊंगा। लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया, हम लोगों को जो प्रतिक्रियावादी कहा जाता है ना, राष्ट्रवादियों को, दक्षिणपंथियों को, उससे बचना चाहिए जी। अच्छा, एक चीज और, कल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि मैं यात्रा में था, बहुत ज्यादा मैंने डिटेल देखा नहीं। अंतिम फैसला देंगे, अंतिम फैसले तक यही स्टे लागू रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला कब देंगे, कोई तारीख हियरिंग की तय की क्या? ऐसी कोई तारीख नहीं दी। ये इसको कैसे देखते हैं आप? यानी सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इसको उठा के ठंडे बस्ते में डाल दो, है? सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर यह चाहता है कि भाई भेदभाव और उसको इक्विटी रेगुलेशंस लाइए। उसको लग रहा है कि 2012 का जो कानून था, मुझे जो मंशा लग रही है, हालांकि न्यायमूर्ति लोग जाने उन लोगों के मन में क्या है, लेकिन मैं जो एक कमेंटेटर होने के नाते पढ़ने की कोशिश करता हूं कि उनको लग रहा है कि ये रायता ज्यादा है, काम कम है, तो भाई 2012 चलने दो। सबसे बड़ा विवाद क्या है? धारा 3C और धारा 3E, यही ना है भाई? यस, इसी पर सबसे ज्यादा विवाद है कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को धारा 3C परिभाषित करती है, लेकिन इसे केवल SC/ST और OBC तक सीमित रखती है। यानी जनरल कैटेगरी छात्रों पर होने वाले भेदभाव को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक। धारा 3E इक्विटी कमेटी की संरचना और अधिकार तय करती है। इसमें भी केवल आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया, जिसमें अन्य वर्गों को बाहर रखने का आरोप लगा। यस। लेकिन क्या ये कह दिया गया कि इस कमेटी में सामान्य वर्ग नहीं रहेगा? क्या ये कहा गया कि सामान्य वर्ग शिकायत नहीं कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा गया। इसी को तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये अस्पष्ट है, अनक्लियर है।
वही तो अस्पष्टता को लेके आप आंदोलन पर क्यों उतर गए हैं? आप कहिए कि इसको साफ करो ना, और हाँ एक हाँ कानूनी रास्ता है। आप जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही है कि इसको साफ करना चाहिए, भाई जिन लोगों ने लिखा है, विद्वानों ने, उनसे गफलत हुई है तो उनकी गफलत दूर करवा रही है सुप्रीम कोर्ट। और जो 10-11 सदस्यीय समिति है उसमें रिजर्व कितनी है? 5 सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं। उसके अलावा कौन लोग रहेंगे? उसमें महिला भी रहेंगी। महिला के सामान्य वर्ग के होने पर क्या आपत्ति जता दी गई है? क्या ये लिख दिया गया है कि महिला केवल और केवल उसमें, मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए क्या? जो एक अपने देश का, देखिए दरअसल कुल मिला के हमारे यहाँ एक ऐसा मुद्दा है रिजर्वेशन, जो इतना हौच पौच हो गया है कि अब इसको सुलझाने के लिए बहुत बड़े कदम की जरूरत है। और हम लोग खुद ही आपस में, पहले जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक सरकार ये सब करने वाली नहीं है, क्योंकि SC/ST एक्ट वाले में देख चुकी है सरकार कि लोग किस तरह सड़कों पर उतर गए थे, किस तरह दंगों की स्थिति हो गई थी। वैसे दंगे तो मतलब हाल में आजकल 2 धर्मों के बीच नहीं हुए हैं, 2 मजहबों के बीच नहीं हुए हैं, जैसे हिंदू समाज खुद ही लड़ने को आमादा था। तो कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन का जो मसला है, और देखिए कुछ आपके ही देश के कुछ राज्यों में 70% तक रिजर्वेशन है। तमिलनाडु है, उसमें 70% की सीमा पार कर चुका है। और कई सारी गलत बातें भी, कि गुजरात में फलानी जाति को ओबीसी में शामिल कर दिया, मुसलमानों की। बेचारे मोहन यादव जी, मैं तो उनको लेके बहुत दुखी रहता हूं। वो भाई साहब कुछ उल्टा काम करने गए थे, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि 73% कर रहे हैं, जबकि वो ठीक इसका उल्टा करने गए हैं। ठीक ठीक। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने 5% हटाया, लेकिन कहा जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसके पीछे थोड़ा सा फैक्ट चेक करना, थोड़ा सा आराम से तथ्यों को देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। हम लोगों को थोड़ा पानी पी के आराम से इन सब बातों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका और हमारा देश जो है इतने चैन से रह रहा है। भाई साहब जरा आसपास देखिए, ये ट्विटर पर ना उंगली पर लिख देने से नहीं होता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक मोर्चा खुला ही हुआ है और समाज के अंदर 10 मोर्चे और खोलने, तो आपको प्रणाम है, आप सभी को। और गालियां देने के लिए तो आप लोग स्वतंत्र हैं ही, गाली तो दे ही रहे हैं, लगातार दे ही रहे हैं, तो दीजिए। जब इसके प्रधानमंत्री की जाति खोज ली जाती है, कैसे कैसे अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं, तो फिर हमारी क्या औकात है साहब? दीजिए गाली, लेकिन सोचिएगा जरूर। जी बिल्कुल सोचिएगा जरूर। और जो पानी पी के गालियां देने का रिवाज है, व्यालोक जी ने बिल्कुल उचित कहा कि वही पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से जरा सोचिए और देखिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा इस मामले में, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, इसे समाप्त भी सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। और सरकार ने पिछली बार भी सॉलिसिटर जनरल के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी, शांत रहे, चुप रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये नीति है सरकार की कि मिलाड आपने ये कांड किया है, आप ही इस रायते को वापस समेटिए। और कल भी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल बिल्कुल शांत रहे, सुनते रहे, एक दर्शक की तरह। ये बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब कम से कम खलीफागिरी कर रहे आंदोलन के नाम पर इन तमाम खलीफाओं को कम से कम अपनी भाषाई मर्यादा और भाषाई अनुशासन बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह देश तीसरी बार एक ऐसे नेतृत्व को चुना है, उसको गाली देने का इस तरीके से सस्ते लोगों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो सस्ते लोगों को महंगी गालियां देने से बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप तक यूजीसी के मामले में कुछ न कुछ क्लियरिटी जरूर दे रहा होगा। हालांकि कल जब से फैसला आया है, या आप ये कहिए कि कल जो भी हियरिंग हुई है उसके बाद अलग-अलग तरह से लोग इसको देखेंगे और देख रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन हमारा भी प्रारब्ध का भी ये एक
पक्ष रहा है पहले दिन से यूजीसी पर, जिस पे हमने लगातार वीडियो किए हैं, वो आपके सामने। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी बात जरा-सी भी प्रारब्ध ने उठाई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। व्यालोक जी, व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, आप वहाँ भी जाएँ। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री जय। राम।